तो चलिए इस ग्रंथि रोग के बारे में हम अपने टॉपिक से समझते हैं। देखिए ग्रंथि के भेद अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने हैं। ग्रंथि के भेद अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माने हैं। जैसे सुश्रुत जी ने 5 प्रकार के ग्रंथि रोग माने हैं, चरक ने 6 प्रकार के ग्रंथि रोग माने हैं एवं भागवत ने 9 प्रकार के ग्रंथि रोग माने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि इसके नंबर्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसने कितने माने हैं। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कंपटीशन में भी और हमारे एकेडमिक में भी ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जाते हैं। थ्योरी के बेसिस पर हमें सिंपली इसको ग्रंथि किसे कहते हैं ये डिस्क्राइब करके उसके नंबर्स को डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद प्रत्येक के अंदर डिटेल में जाकर के लिखना होता है, जो कि लगभग एक जैसा होता है। वातज है तो वात जैसे लक्षण उसमें होते हैं, जैसे वेदना होना, उसमें फड़कना या छोटा सा पल्सेशन होना। इस प्रकार से उसका कलर जो होता है, कलर का एक अलग, जो हम अभी लक्षणों में देखेंगे कि किस प्रकार से होते हैं। पहले हम इसके नंबर्स को देखते हैं। तो नंबर्स में इसको हमने जो बनाया था वो ट्रिक थी चवासु, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी नोट्स के अंदर। 695 चवासु 695, चवासु 695 मतलब चरक, भागवत और सुश्रुत। हमने इस प्रकार से बनाया तो इसके नंबर हमें याद हो गए कि चरक ने 6 माने हैं, भागवत ने 9 माने हैं एवं सुश्रुत ने 5 माने हैं। तो ये यहां तक हमें क्लियर होता है। अब हम आगे इसके डिटेल में चलते हैं कि चरक ने जो भागवत वो सुश्रुत ने जो 5 माने हैं वो एक्चुअल में है कौन से। देखिए कि त्रिदोष के अनुसार तो हर रोग में भेद होते ही हैं मोस्टली। तो वातज, पित्तज, कफज। अब चूंकि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सर्जरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कुछ अंगों के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा, कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। स्किन के नीचे क्या क्या होता है, स्किन के नीचे हमारी सिराएं होती हैं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं और हमारे फैट वगैरह भी हमारे होता है। तो इसको बात पित्त कफज के साथ साथ हम शिरा और मेदोज, ये 2 भागों को हम सुश्रुत के अनुसार देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत जी ने बात पित्त कफ के अलावा 2 और कौन से ऐसे भेद माने ग्रंथि के जो कि हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि शिराओं के बारे में कि ग्रंथि कहाँ होती है, ग्रंथि स्किन पर होती है या कहीं भी बॉडी में पार्ट में होगी। तो टिश्यू के साथ साथ उसको ब्लड सप्लाई भी होगी तो ब्लड वेसल्स में होगी तो सिराज, और साथ में वहां पर टिश्यू होगा, स्किन होगी, उसके साथ साथ फैट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको मेदोज की श्रेणी में माना है। अब चरक ने क्या कहा, चरक ने कहा कि यार सिरा ब्लड वेसल्स हो गई, फैट हो गया, बट उसके बीच में मांस भी तो होता है, उसे कौन बताएगा। उसके बीच में मांस होता है, उसे कौन बताएगा। तो चरक ने बोल दिया मांसज, मांसज। तो मांसज हमें समझ में आ गया कि भाई यार ऐसा ऐसा है कि चरक ने एक चीज और ढूंढ के लिया कि मांसज होता है। अब भागवत जी ने कहा कि भाई सिरा हो गई, मांस हो गया, मेद हो गया, बट इसके अलावा भी तो कुछ होते हैं। तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो भाई उसके बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अब उसके बाद वो पहुंच गए अस्थि पर कि अस्थि में भी होता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जब सिरा में है तो सिरा के साथ साथ किस में होगा, रक्त के अंदर भी हो जाएगा। वो क्लॉट्स के फॉर्मेशन पे भी चले गए, रक्तज हो गया। उन्होंने कहा कि अब व्रण में भी हो सकता है, व्रण में भी गठाने पड़ जाती हैं जब जो वहां का टिश्यू है। तो इन्होंने एक उसकी आकृति के, उसके पैटर्न के हिसाब से व्रणज भी मान लिया। तो हमें समझ में आया कि इस प्रकार जब वो डिटेल में और उनको देखते गए तो हर आचार्य ने उसमें भेद निकालना शुरू कर दिए। जबकि अगर क्लिनिकली हम देखें तो क्लिनिकली वही चीजें देखने को मिलेंगी जो टिश्यू से रिलेटेड है। आज के समय पर सिस्ट को हर ऑर्गन के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है मॉडर्न साइंस में, बट आयुर्वेद कहता है कि जो भी रोग पैदा हुआ है वो किससे पैदा हुआ है, त्रिदोष से, त्रिदोष से पैदा हुआ है और सेवन धातु सिस्टम को लेकर के पैदा हुआ है।
तो हमें ट्रीटमेंट किसका करना है? इन दोनों का करना है। तो इस हिसाब से ए टाइप्स जो हैं आयुर्वेद के, ये सफिशियंट हो जाते हैं। अब भाई याद कैसे करें? तो हम इसको याद कर सकते हैं कि हमने त्रिदोष को याद कर लिया, वात पित्त कफ। अब इसको हमने सुश्रुत को याद किया, सिमे सिमे कर लिया। अब चरक को कैसे याद करें? सिम हम जानते हैं भाई, सब जियो की सिम चला रहे हैं, कोई एयरटेल की। तो हमने कहा वात पित्त कफ, चरक के अनुसार सिम में वात पित्त कफ सिम में है। सी फॉर सिरा, मा फॉर मांस, मे फॉर मेद। अब इसके अलावा जो भी है सो भागवत जी का है। हमने दोनों को कर लिया तो अब कंफ्यूजन खत्म, भागवत जी का है। तो इस प्रकार से हम इसको क्लियर करते हैं, इनके भेदों को। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि भाई दोष जो प्रधान है, प्रधान दोष कौन सा है? प्रधान दोष है कफ दोष। क्यों है? कफ दोष जल प्लस पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना है, और दोनों ही कैसे होते हैं? गुरु गुण के होते हैं। और गुरु गुण के होने के कारण भारी होते हैं, और ग्रंथि भी कैसी होती है? एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। और हार्ड स्ट्रक्चर किससे बनेगा? मिट्टी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उसको मिला दीजिए, सांचे में रख दीजिए, ईंट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए उससे। तो इन्हीं चीजों से आप जल और पृथ्वी महाभूत से ही कोई भी हार्ड चीज आप बना सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने सोचा कि यहां पर कफ दोष प्रधानता हो सकती है। देखिए इसी प्रकार हमें अपने क्लिनिक्स में भी पेशेंट की डायग्नोसिस करते हुए उसके गुणों को परखना चाहिए। पेशेंट के कौन से लक्षण आ रहे हैं, जो लक्षण हैं रोग के, उन लक्षणों के हिसाब से हमें गुणों को देखना चाहिए कि ये लक्षण किन गुणों की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये गुण जो हैं वो किस दोष से मिले जुले हैं, किस दोष में मिलते हैं, और इस दोष में जो मिल रहे हैं गुण, वो किस धातु से तुलनात्मक रूप से समानता रखते हैं, उसी को जाकर के दूषित करने के चांस ज्यादा होंगे। तो इसी प्रकार से हम संप्राप्ति बनाते हैं, और इन्हीं गुणों की, अब यहां पर इन गुणों की हम चिकित्सा करते हैं, जिसको बोलते हैं गुणात्मक चिकित्सा। गुणात्मक चिकित्सा जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये संप्राप्ति भंग हो जाती है। संप्राप्ति भंग तो रोग की समाप्ति, और व्यक्ति निरोगी अवस्था में पहुंच जाता है। अब इसके बाद हम दो दोष और दूष्य देख रहे थे, वहां पर हमने दोष देखा कि प्रधानतः दोष कफ है, और दूष्य कौन से हैं? रक्त, मांस एवं मेद। रक्त, मांस, मेद। तो इस प्रकार से हमने इनके दूष्यों को देखा, हमने इसके दोषों को देखा। मुख्यतः प्रधान दोष ये है, जिसका मैंने आपको बता दिया कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे। रक्त के अंदर वहन होता है, मांस और मेद में ये ग्रंथि अच्छे तरीके से पनपती है। बिना जल और पृथ्वी महाभूत के कोई भी ग्रंथि निर्माण नहीं हो सकता। तो मैं जल और पृथ्वी महाभूत की चिकित्सा करनी है। मेरा कई पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और एक्सपीरियंस रहा हुआ है। जो फाइब्राइड के पेशेंट से, सिस्ट के पेशेंट थे, रीनल सिस्ट के पेशेंट थे, वहां पर हमने जल और पृथ्वी महाभूत की चिकित्सा करके, या यूं कहे कि गुरु गुण की चिकित्सा करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं। तो आप भी इस प्रकार से इसे समझेंगे तो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि द्रव्य गुण जो है वो हमारे द्रव्य गुण प्लस, मैं आपको एक थोड़ा इस टॉपिक से हटके एक पॉइंट बताना चाहता हूं। द्रव्य गुण प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी, या फिर शरीर रचना विज्ञान के साथ साथ शरीर क्रिया विज्ञान को भी हमें समझने की आवश्यकता है, जिसको ह्यूमन एनाटॉमी। ये 3 पॉइंट, अगर 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से समझ जाते हैं तो किसी भी रोग की चिकित्सा करना आपके लिए बहुत आसान
हो जाता है और यही तीनों मुख्यतः प्रधान अंग है। इनको हम नॉन क्लिनिकल बोल करके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जबकि इससे बड़ा क्लिनिकल सब्जेक्ट कोई नहीं है। मैं अपना एक कोर्स रन करता हूं, मैथमेटिक्स ऑफ द्रव्य गुण। एक दूसरा कोर्स हमारा रहता है क्लिनिकली, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर इन तीन के ऊपर ही डिटेल में चर्चा होती है, इन तीनों के ऊपर ही, और किस प्रकार से किसी डिजीज के अंदर से उसमें एक लाइव सेशन भी होता है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं। एक लाइव सेशन होता है संडे टू संडे। अभी फिलहाल वो कोर्स अभी मैंने बंद कर दिया, लगभग 6 महीने से अभी उस कोर्स के बारे में कुछ नहीं, कुछ नए टॉपिक्स हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही वो लॉन्च होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। तो उसमें संडे टू संडे हम लाइव बोलते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी भी डिजीज को हमारे सामने रखेगा, उसके लक्षणों को हमें बताएगा कि ये लक्षण हमें पेशेंट में मिले, फिर हम उन लक्षणों की एनालिसिस करके लाइव ही उन लक्षणों में से गुणों को निकालते हैं, गुणों को निकाल करके महाभूत को निकालते हैं, और महाभूत को निकाल करके हम उसके अंदर औषधि चयन की प्रक्रिया भी बताते हैं। दोनों तरीके से, कि आप पेटेंट औषधि यूज करना चाहते हैं तो कौन सी पेटेंट औषधि है जिसके अंदर वो औषधियां डली हुई हैं, वो एकल द्रव्य डले हुए हैं जो इन गुणों के विपरीत हैं, और यही विपरीत चिकित्सा के थ्रू हम रोगी के रोग का निवारण कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से हम ये भी बताते हैं, यदि आप पेटेंट के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सेल्फ प्रिपरेशन बनाते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी एकल औषधियां हैं जिनको आप यूज करके उनका एक कंबाइंड कंपोजिशन बना करके उस पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं, खुद का फॉर्मूला तैयार करके। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जब भी स्टार्ट होगा जरूर आपको अपडेट मिलेगी। ग्रुप पर जुड़े रहें, टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है उसको जरूर आप, लिंक शेयर की हुई है मैंने ग्रुप पर, उसको जरूर ज्वाइन करें, कोई सारी अपडेट वहीं पर आपको मिलेंगी। ग्रुप्स पे तो कभी सेंड होने में प्रॉब्लम आ जाती है, बट वहां पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा रस मांस मेद, रक्त मांस मेद के साथ कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है। फिर चरक जी कह रहे हैं कि भाई चरक के अनुसार ग्रंथि कोश में स्थित होती है। बिल्कुल सही है। कोई भी सिस्ट होगी, मान लीजिए ये सिस्ट है, कोई भी सिस्ट होगी तो इसके ऊपर एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर होगा, एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर होगा जो इसको बंद करे रहेगा। चाहे लाइपोमा को आप ले लीजिए, लाइपोमा को आप ले लीजिए, इसके अंदर लिपिड रहता है, ये लिपिड भरा हुआ है और चारों तरफ से ये कवरिंग है। जब हम क्या करते हैं, इसमें इंसिजन लेते हैं, यहाँ से स्किन को हम कट किया और इंसिजन किया, उसके बाद इसको यहाँ दोनों अंगूठों से इसको दबाया और ये बॉल नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकल आता है। बहुत सिंपल सर्जरी होती है और बहुत प्यारा इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर किसी को सर्जरी नहीं करानी तो ये लाइपोमा मेडिसिनली भी ट्रीट हो जाता है। कई पेशेंट्स हमने इससे रिलेटेड देखे हैं और ट्रीट भी किए हैं। तो चरक क्या कहते हैं, ग्रंथि कैप्सुलेटेड होती है। चरक चिकित्सा 12/82 में बोल रहे हैं, वो चिकित्सा स्थान 12वें चैप्टर में बोल रहे हैं। अब यहाँ पर लक्षणों की चर्चा करते हैं, क्या लक्षण हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने कहे हैं। सुश्रुत कहते हैं कि वातिक जो ग्रंथि है, वातिक ग्रंथि है वो कृष्ण होती है, अमृदुर्वस्ति, ज्यादा मृदु नहीं होती, वस्ति ही वस्त्रवातश्चर, मीन्स ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर वायु भरी हुई है, पाल्पेबल। इसका अर्थ अगर सिंपली मैं कहूं कि आप अगर उस ग्रंथि पर हाथ रखेंगे तो पाल्पेशन आपको महसूस होंगे, पाल्पेशन वहां पर महसूस होंगे, कि कुछ विचरण चलने जैसी मूवमेंट आपको वहां पर दिखेगी। तो ये आपको वातिक ग्रंथि समझ जाना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पैत्तिक। पैत्तिक में उष्ण श्रावी, कुछ उससे श्राव निकल रहा होगा, वो उष्ण होगा। फिर आता है हमारा कफज पाषाणवत सहनम। पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थर जैसा महसूस हो रहा होगा, मीन्स ये सॉलिड प्लस हार्ड, या हार्डेस्ट बोल दूं, हार्ड तो हम बात को बोलेंगे, ये हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर
फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा एफर्ट आप अपने साथ रखना। जब भी मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाऊं, आप उस सब्जेक्ट से संबंधित संहिता को जो आप साथ में इनको उठा करके और ग्रंथि वाले चैप्टर को उठा करके पढ़िएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको कई इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलते हैं और आचार्य सुश्रुत की उस समय क्या थिंकिंग रही होगी। मान ली उससे पहले कभी भी इन रोगों के बारे में कभी वर्णन ही नहीं हुआ था, कोई जानता ही नहीं था कि ऐसे भी रोग होते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि कोई आपसे कहे कि भाई मंगल ग्रह पर कोई आदमी रहता है, या ऐसी कभी चर्चा ही नहीं हुई हमारे बीच में कि मंगल ग्रह पर कोई रहता होगा, और जब वो 0 पॉइंट से उस विचार की शुरुआत हो रही है तो कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा कि इस बॉडी को किसी ने खोल के नहीं देखा। और वाराणसी में, बनारस में गंगा किनारे एक साधु जैसा व्यक्ति खड़ा होकर के 10-20 लड़कों को चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं और एक डेड बॉडी को कट कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि कहाँ से इंसिजन लेना होता है, किस तरीके से, क्या 9 पॉइंट्स हैं बॉडी में सर्जरी के जहां से हमें इंसिजन कैडेवर डिसेक्शन किया जाता है। और वो एक उस दौर की शुरुआत हो रही है और वहां पर भी आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य भागवत जी ने इतना डिटेल में लिख दिया कि आज भी आयुर्वेद के अंदर एक भी सुधार की संभावना पूरी दुनिया नहीं ढूंढ पाया है। जिस पॉइंट को उठा, अकेले त्रिफला के बारे में कहूं तो अकेले त्रिफला पर 2300 2300 रिसर्च हो चुकी हैं और 2300 रिसर्च में एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है। जैसा संहिता में लिखा है एज इट इज वही रिजल्ट में पाया गया है। सुश्रुत की सर्जरी आज से 2500-3000 हजार साल पहले की गई, वो सर्जरी आज भी उसी तरीके से मॉडर्न साइंस परफॉर्म करता है। चाहे राइनोप्लास्टी ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए। और एक बार मॉडर्न सर्जरी फेल हो सकती है बट आयुर्वेदिक सर्जरी को फेल होते हुए नहीं देखा गया है। तो जब आप उस संहिता को पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया, आप संहिता को पढ़ेंगे तो मेरी बोली गई बातें भी आपको रिमाइंड होंगी। साथ में आप हमारे आचार्यों की सोच से, उनकी दृष्टि से, उनके विजन से खुद को जोड़ पाएंगे। तो संहिता के अंदर से आप हर बार कुछ नया निकाल पाएंगे। तो जरूर थोड़ी कोशिश कीजिए कि ये कि कोई भी एक टॉपिक रोज आप उठाएं जो हम अपनी क्लास में फिनिश करते हैं, उस टॉपिक को पढ़ें तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिलेंगे, साथ में आपको कुछ क्लिनिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपको देखने का तरीका, संहिता को देखने का तरीका आपको डेवलप होगा और वो आपके लिए बहुत काम करने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं कि चरक ने स्राव ग्रंथि में स्पुरण का उल्लेख किया। वही पाल्पेशन की बात कर रहे हैं, स्राव ग्रंथि के अंदर चरक जी। फिर आता है हमारा चरक ने ग्रंथि और अर्बुद के जो है सभी जानते हैं, ये हमने सभी को देखा। जस्ट मैंने अभी आपसे बोला था कि ग्रंथि और अर्बुद दोनों अलग अलग हैं बट इनके लक्षण और दोष दूष्य एक जैसे मिलते जुलते हैं। बट क्या होता है कि अर्बुद एक जगह से दूसरी जगह फैलता हुआ जाता है, ग्रंथि एक जगह पर रहती है। क्यों? क्योंकि चरक पहले ही बोल चुके हैं, ये कैप्सुलेटेडस के ऊपर एक कवर होता है, कोश होता है, इस वजह से ये कहीं फैल नहीं पाती है। चिकित्सा में क्या कहते हैं, रोगी के बल की रक्षा करनी चाहिए आपको, इसका विशेष ध्यान रखना है। और जो अपक्व ग्रंथि है उसमें शोथ चिकित्सा का प्रयोग करना है। जो हमने शोथ में चिकित्सा पढ़ी थी उसका प्रयोग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पित्तज में जलौकावचरण और मेदो ग्रंथि में अग्नि कर्म का विधान है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पित्तज में जलौकावचरण और मेदोज में अग्नि कर्म का विधान बताया गया है, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो टॉपिक है हमारा अपची। अपची मींस लिम्फ एडेनाइटिस। यहां पे क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन जनरेट हो जाता है, उससे संबंधित ये रोग है। अपची का लक्षण देखिए, बोल रहे हैं वो आम्ल कास्थी सदृश।
आंवला जो होता है, आंवले की गुठली जो होती है, वैसी ये देखने में होती है। मत्स्य अंडजाल प्रतिमा, मछली के जो अंडे होते हैं उनके जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर की अंडे कई डिफरेंट टाइप इस तरीके से बटे होते हैं ऐसे। तो इसी प्रकार ये अपची फैली होती है। इस प्रकार से लिम्फ ग्लैंड्स में, लिम्फ नोड्यूल्स में, इनमें इसी प्रकार से स्वेलिंग होती है, चारों तरफ एक घेराव लेकर के वो फैला रहता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं दोष और दूष्य क्या है, तो दोष है मेद, सॉरी दूष्य है मेद और दोष है हमारा कफ धातु, सॉरी कफ दोष हमारा इसमें दोष है। और जो धातु है वो दूष्य के रूप में काम करे, वो है मेद, मेद। तो ध्यान रखें ऊपर क्या था, रक्त, मांस एवं मेद, और यहाँ पे क्या है, अकेला मेद है, अपची में अकेला मेद है। भोज ने प्रथम कक्षा में व भंक्षण में अपची होना बताया है। जो आपकी बॉडी, ये किसी व्यक्ति की बॉडी है, धड़ है, ये उसका हाथ है। तो भोज बोल रहे हैं कि सबसे पहले अपची जो होगी वो कक्षा में होगी, एक्सिलरी लिम्फ नोड में होगी, फिर उसके बाद भंक्षण में होगी, यानी इनग्वाइनल रीजन में होगी। तो यहाँ पर जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, उन लिम्फ ग्लैंड्स में ये इन्फेक्शन आएगा। और फिर उसके बाद एक लिम्फ ग्लैंड के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और बॉडी की जितनी भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं उन सब में ये प्रॉब्लम फैलती जाएगी, स्प्रेड आउट होती रहेगी। अब हम देखते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या बोला है। इसके बाद बोलते हैं वो कि ये जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सिलरी लिम्फ नोड के बाद इनग्वाइनल लिम्फ नोड, उसके बाद अन्य लिम्फ नोड्स में जाएगी, तो एक माला का जैसा फॉर्मेशन करेगी। एक ग्रंथि ऐसे, दूसरी ग्रंथि ऐसे, तीसरी ग्रंथि ऐसे। जो लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं उन